नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट RG पर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम BPSC ट्री 4.0 का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो नया आया है मार्केट में, हम लोग उसी का आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज विज्ञान का पोर्शन को देखेंगे, डिटेल में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें टोटल 18 सेट है, 18 सेट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 71 का जो साइंस का पोर्शन है वो क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो लेंस के वस्तु से दूर वाले पृष्ठ पर चांदी की कलाई की गई है तथा इस बक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, परंतु वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए हो जाएगा। लेंस के सामने 11 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 72 जो क्वेश्चन है, निम्न में सत्य कथन है तो क्या होगा। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्तिच्छ के बल प्रतिरोध में होता है, या बी दृष्ट धारा की भांति प्रत्यावर्ती धारा भी चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। सी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I है जो इक्वल टू है I0 साइन ओमेगा टी में धारा के अधिकतम तथा शून्य मान तक बदलने में लगा समय π/2 ओमेगा है, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का आंसर होगा दोस्तों डी। 72 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल में 10% की गिरावट होगी यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, यानी कि 6370 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ए दिया हुआ है 750 किलोमीटर, बी दिया है 650 किलोमीटर, सी 344 किलोमीटर, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का आंसर हो जाएगा सी 344 किलोमीटर। दोस्तों इसका परिणामी गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए क्या है, तो इसमें जो एक फॉर्मूला आता है, जी बराबर हो जाता है G/1 + H/R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं 74, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु का वेग है, लिखा है किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो वस्तु का वेग क्या होगा, तो दिया है ए समय का समानुपाती, बी है समय के वर्गमूल का समानुपाती, सी है समय के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समय के वर्गमूल का समानुपाती। नेक्स्ट है, असत्य कथन चुने, यानी कि इसमें गलत कथन को चुनना है। तो ध्यान से देखिएगा, ए में दिया है घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है। तो 75 में है जो असत्य बोल रहा है, यानी कि ये तो सत्य हो गया, तो ये सही है। उसके बाद है घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है, तो ये भी सही है। फिर है स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षित गति का विरोध करता और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता, तो ये असत्य है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण समानुपस्थित अपेक्षित गति का विरोध नहीं करता है, यहाँ पे होगा। तो ये है जो असत्य कथन बोल रहा है, तो ये सी होगा आंसर। नेक्स्ट है 76, H2 + Cl2, तो इसमें जो रिएक्शन करता है तो क्या बन रहा है 2HCl, यानी गैस किस प्रकार की अभिक्रिया, तो बोल रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, या प्रथम कोटि अभिक्रिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का हो जाएगा बी, शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट है तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह जिसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका है जो अस्तित्व संभव नहीं है। तो आंसर दिया है
तो नीचे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, NF5, SBF5 या PF5 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का आंसर हो जाएगा NF5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण क्या होगा? तो यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होता है तो आध्यात्मिक गुण क्या होगा? तो बढ़ेगा या घटेगा, या कभी बढ़ेगा तथा एवं कभी घटेगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ये कोई नहीं होगा। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का घटेगा। जब परमाणु का आकार में वृद्धि होता है तो आध्यात्मिक गुण क्या होता है? उसका घट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 79। तो 79 का है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। बेयर अभिकर्मक का सूत्र है, क्या होगा? K2OH या KMnO4 या K2MnO3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा KMnO4, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है ना वो क्षारीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्षारीय, और इसी को बोलते हैं लाल दवा। KMnO4 को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का यूपेक नाम क्या होगा? एस्टल्डिहाइड, मेथेनॉल या एथेनॉल, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा आंसर? तो फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड का जो यूपेक नाम है ना वो मेथेनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? मेथेनॉल। क्योंकि एल्डिहाइडों का जो नामकरण है ना उनके जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के स्थान पर अल अनुलग्न लगाकर प्राप्त करता है, यानी कि Al जब लगा देंगे तो अल्कानॉल और मेथेनॉल हो जाएगा। और अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वो क्या हो जाएगा? तो CnH2n+1, जिसको OH बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, और इसका उपयोग मरे हुए पेड़ पौधों एवं जानवरों को सुरक्षित रखने में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन नंबर। तो कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील नहीं है? तो MgCl2 होगा या MgCO3 होगा या MgSO4 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है MgCO3 जो है ना वो पानी में घुलनशील नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं MgCl2 या MgSO4 ये दोनों ही हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा MgCO3। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रगलन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सा होगा? तो प्रगलन के लिए प्रयुक्त मिट्टी क्या होगा? तो बात्या भट्टी या मफल भट्टी या सीमेंट मार्टिन खुली भट्टी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात्या भट्टी जो प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सा है? तो बात्या भट्टी होगा। प्रगलन एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क में उपचायक पदार्थ मिलाए जाते हैं और इसे उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और गालक क्या होता है? तो गालक वह पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियाँ यानी उच्च ताप पर गलनीय धातुमल में बदल देते हैं। ठीक है। और लोहा को जो गलने की प्रक्रिया का जो खोज है ना वो किसने किया था? तो वेसेमर ने किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात्या भट्टी। एक मिनट, बात्या भट्टी, आप इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 83। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह कौन है? तो ऑप्शन सी, क्योंकि एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो COOH होता है, और अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होगा? तो -COOH होता है अम्ल का। और अम्ल का क्रियात्मक समूह जो जैसे इस तरह बना तो इसी तरह इसको भी बनाया जाता है। और 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन को क्या कहते हैं? तो सिरका कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक द्विभाषमिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है तो उसका अनुभार क्या होगा? तो द्विभाषमिक अम्ल का जो तुल्यांकी भार जब 12 होता है अनुभार उसका क्या हो जाएगा? 12 गुना 24 हो जाएगा, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटा क्षारकता। तो 12 बराबर अनुभार बटा 2 हो जाएगा। जब आप इसको अनुभार यानी कि मोल बराबर होता है, यानी कि मोल बराबर हो जाएगा
मोल बराबर इसको क्या करेंगे, मोलों की 12 गुना 2 कर देंगे इसको, तो 12 दूना 24 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट, एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि की जाती है। एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो 0.2% या 0.1% या 0.5%। तो इसका जो प्रतिरोधकता हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि L1 बराबर हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा L प्लस L इंटू 0.1 बट्टा में हो जाएगा 100, और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा और इसी पे बिठा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का A। नेक्स्ट है 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। तो 86 का आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R बराबर हो जाता है 1/R1। एक मिनट में इसको ठीक से लिख देती हूँ। 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ये तीनों को उस पर बिठा देना है। तो उसके बाद है जिसको श्रेणी क्रम में फिर जो जितना आंसर आएगा उसको फिर श्रेणी क्रम में निकालना है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। 87 है, गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए इनमें क्या लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, C निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में, D उपयुक्त में से एक से अधिक, या E उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 का हो जाएगा C निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है। तो ए है 7 आवर्त और 7 वर्ग, या 3 आवर्त और 7 वर्ग, या 4 आवर्त और 7 वर्ग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा 3 आवर्त और 7 वर्ग, 3 आवर्त और 7 वर्ग। नेक्स्ट है एक पिंड के किसी द्रव में तैर रहा है। एक पिंड किसी द्रव में अगर तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव होंगे। तो ए है वह दोलन करने लगेगा, या बी वह डूबकर तली में जाएगा, या सी अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि वह डूब कर क्या होगा, तली में चला जाएगा। एक पिंड है जो किसी द्रव में तैर रहा है, ठीक है, और पिंड और द्रव का जो घनत्व हो गया वो बराबर हो गया। पिंड और द्रव का जो घनत्व है वो बराबर हो गया। तो अगर पिंड के नीचे की ओर दबा कर अगर छोड़ेंगे, पिंड को है ना जो नीचे की मतलब नीचे की ओर उसको दबा देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो है जो डूब कर तली में चला जाएगा। वह डूब कर कहाँ चला जाएगा, तली में चला जाएगा, उसको दबा देंगे तो। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर, किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काट कर अब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब क्या हो जाएगी। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या 1 से अधिक हो जाएगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा 2 गुना। एक तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, और उसमें केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जा रहा है। इसका जो है ना जो एक भाग है जो समझिए कि हीटर में किया जा रहा है, हीटर में उपयोग किया जा रहा है। तो हीटर में जो उत्पन्न ऊष्मा जो अब होगा वह अब क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि छोटा हो गया तार। मान लीजिए तार छोटा हो गया था, इसका क्या हो जाएगा, ऊष्मा ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर है धरारेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होती है।
तो निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता या निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता या उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धरारेखीय जो प्रवाह होता है वो द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है किसमें, तो निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता में, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता में। नेक्स्ट है 92, वह लवण कौन सा है जिनकी उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता आती है। तो Na+ और K+ के कार्बोनेट होंगे, या Ca2 + Mg2 के क्लोराइड होंगे और सल्फेट होंगे, या Pb2 और Hg2 के कार्बोनेट होंगे, या एक से अधिक होगा या कोई नहीं होगा इसमें। तो 92 का आंसर हो जाएगा कि Ca2 + Mg2+ के क्लोराइड और क्लोरीन एवं सल्फेट होंगे। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। तो क्योंकि जल में स्थायी कठोरता Ca तथा Mg के क्लोराइड एवं सल्फेट में घुले होने के कारण ही होता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसमें आंसर होगा Ca2 + Mg2 के क्लोराइड और Cl एवं सल्फेट के यानी कि SO4 के जो जल की स्थायी कठोरता को बनाए रखता है। उसके बाद है 93, 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम का श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभव क्या होगा। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2.22 वोल्ट, या फिर 3.33 वोल्ट, या 4.44 वोल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इसका जो है पहले हम लोग श्रेणी क्रम हम लोग निकालेंगे ना, तो R1 + R2 + R3 पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो 2, 3, 4 को R1 R2 + R3 में हम लोग जब करेंगे तो आ जाएगा 9 ओम। तो जब 9 ओम आ जाता है उसके बाद है जो हम लोग परिपथ में धारा यानी कि I बराबर क्या होगा, धारा का फॉर्मूला होगा विद्युत वाहक बल यानी कि EMF, एक मिनट ये नहीं, यानी कि EMF विद्युत वाहक बल बटा हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया, तो 9 आया। जब विद्युत वाहक बल हम लोग का कितना है, तो 10 है, 10/9 करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। और 1 जब आ जाता है तो प्रथम प्रतिरोधक में विभव पूछ रहा है, तो प्रथम प्रतिरोधक का विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर, एक मिनट में इसको हटा देती हूँ। तो उसके बाद हो जाएगा 1.11 इंटू प्रथम वाला में कितना है, तो 2, इसको जब लाते हैं तो आ जाएगा 2.22 वोल्ट। और फिर इसी तरह हम लोग 3 वाले को ऐड करेंगे यानी 1.11 में गुना कर देंगे ये 3 को, तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। और जब ये 4 वाले को हम लोग करते हैं तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा आप लोग का। तो दोस्तों आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94, अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर की चालकता यानी कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो अनंत होता है, बहुत अधिक होता है, या बहुत कम होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा अनंत। क्या होगा, अनंत। अति चालक की चालकता जो होती है ना वो क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि अति चालक का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है, और शून्य होने के कारण चालकता क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन है जो 38.71% है और हाइड्रोजन है जो 9.67% है तथा ऑक्सीजन 51.62% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। तो पहले तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा 95 का, कि CH3O होगा और CH3 होगा। इसको हम लोग एक कार्बनिक पदार्थ में कार्बन है जो 38.71%, हाइड्रोजन 9.67% तथा ऑक्सीजन 51.62% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो CH3
ओ होगा, CH3O होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सी कवक है जो डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों ये तो आप लोग को बहुत अच्छे से ही पता होगा, एगरिकस या ईस्ट या म्यूकस या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 96 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, ईस्ट। ईस्ट जो है हम लोग को डबल रोटी, ब्रेड, पनीर ये सब बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ईस्ट का यूज किया जाता है। ये जो है ना कवक शर्करा का किण्वन कर देता है और इस क्रिया में यह एथाइल अल्कोहल तथा CO2 उत्पन्न करता है और CO2 के कारण के माध्यम में ही असंख्य छोटे छिद्र बनते हैं जिससे डबल रोटी बन जाता है। और एथेनॉल का जो उपयोग है वो शराब उद्योग में शराब बनाने में भी होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 97। ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई जाती है वह क्या कहलाती है? तो ऐसे टेरिटोजेनिक या ट्रांसजेनिक या मियोजेनिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसजेनिक। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जब किसी जंतु या पौधे में इसके DNA का परिवर्तन कर दिया जाता है तो नए परिवर्तन DNA वाले पौधे या जंतु क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देता है? नाइट्रोसोकोकस या नाइट्रोबैक्टर या ए और बी दोनों हो जाएगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोकोकस। तो नाइट्रोसोकोकस जो है ये एक नाइट्रस एसिड से बनता है। अमोनिया का नाइट्राइट और उसके पश्चात नाइट्रेट में जो ऑक्सीकरण होता है वो नाइट्रीकरण कहलाता है और यही प्रक्रिया विशिष्ट प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण में होता है इसमें अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन होता है, इसको परिवर्तन कर देते हैं। उसके बाद है जो नाइट्रोसोमानास और नाइट्रोकोकास आदि जीवाणु इसी प्रक्रिया में भाग लेता है। लेकिन दूसरे चरण में क्या हो जाता है, इसमें नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है और नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु जैसे स्टेप्टोमाइसेज, नार्काडिया आदि इस प्रक्रिया में क्या करता है, भाग लेते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98 हो गया। उसके बाद आते हैं 99। 99 में है ज्यामितीय समावयव में सामान्य रूप से क्या होता है? ज्यामितीय समावयव में सामान्य रूप से क्या होता है? तो मूलक समूहों का स्थान भिन्न होता है या परमाणु का स्थान भिन्न होता है या परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती है या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो 99 का हो जाएगा सी, परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न होती है। तो समावयवता में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक समावयव कहलाते हैं, यानी जिसको आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अणु के ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? तो BF3 या NH3 या PCl3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 का A, BF3। तो BF3 है ना जो sp2 BF3 और sp2 संकरित है, अतः यह त्रिकोणीय समतलीय आकृति का होता है। ठीक है, तो संकरण अब क्या क्या होता है, तो sp संकरण हो गया जिसमें एग्जाम्पल हो गया BeF2 और C2H2 का। sp2 संकरण में आ जाएगा BF3 एवं C2H4 जिसका आकार त्रिकोणीय समतलीय होता है, और sp3 में आ जाएगा CH4 और NH3 H2O, इसका आकार क्या होगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नैरो यानी संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन जी या एम्पिसिलिन या एमॉक्सिलिन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। और पेनिसिलिन जी क्या है, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है AB रक्त समूह में क्या होता है? तो एंटीजन नहीं रहते या एंटीबॉडी नहीं रहते, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी नहीं होता है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने किया था।
रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और ओ वर्ग समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। यानी ओ जो है वो सबको दे सकता है और ए बी है जो सबसे ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103 ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG का टीका या DPT का या HIV का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो BCG का टीका इसमें लगता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः BCG, यानी कि BCG को बोलते हैं क्या? इसका फुल फॉर्म होता है BACILLUS, बैसिलस कैल्मेटेई ग्यूरिन, GUERIN, यूरिन का प्रयोग किया जाता है। और 1905 में कैल्मेटी एवं ग्यूरिन ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर यह वैक्सीन दे देना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? F से, S से, या D से, या एक से अधिक, या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा S। परमाणु तत्व जो है 56 वाला जो तत्व है वो किससे संबंधित है? S से संबंधित है, क्योंकि तत्व का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 56 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6 हो जाएगा, फिर 4s2 हो जाएगा, फिर 3d10 हो जाएगा, फिर 4p10 हो जाएगा, फिर 4p6 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, 4d10 हो जाएगा, 5p6 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको दोबारा से थोड़ा देख लीजिएगा बैक करके। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रफली बता दी हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्तन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं, क्योंकि उनमें से अतिरिक्त एक गुणसूत्र होता है जो 47XXY कहलाता है। तो हर्गिंगटन व्याधि या मॉर्फन संलक्षण या क्लाइनफेक्टर संलक्षण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 का हो जाएगा। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम बोलते हैं। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम जिसमें XXY गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 47वां गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको क्लाइनफेक्टर संलक्षण बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। इस रोग में क्या होता है? विकसित जनद होता है। इसमें व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और इस रोग में नर व्यक्ति में जो है ना वो बार बॉडी उपस्थित होता है, इसी को बोलते हैं बार बॉडी। नेक्स्ट है, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम, या फाइटोथेरा पैरासिटिका, या ट्राइकोडर्मा विरेडी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो 106 का आंसर हो जाएगा C, ट्राइकोडर्मा विरेडी। ट्राइकोडर्मा विरेडी, ट्राइकोडर्मा विरेडी, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है, लौंग का तेल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो साइजीजियम एरोमेटिकम की पत्तियों से, या साइजीजियम एरोमेटिकम के पुष्प कलिका से, या बेटीबियोरा के राइजोम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा साइजीजियम एरोमेटिकम के पुष्प कलिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा B। लौंग का जो तेल है वो प्राप्त होता है साइजीजियम एरोमेटिकम के पुष्प कलिका से। तैल ग्रंथियाँ किसकी पत्तियों में पाई जाती है? सोलेनेसी, रूबिएसी, रुटेसी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हो जाएगा रुटेसी। किससे होता है? रुटेसी। तैल ग्रंथियाँ किस पत्तियों में पाई जाती है? रुटेसी से पाया जाता है, रुटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 हो गया। 109, निम्न कथनों में कौन सत्य नहीं है? तो कृत्रिम सिल्क सेलुलोज से ही व्युत्पन्न होता है, या नायलॉन 6 या 6 इलास्टोमर का एक उदाहरण है। प्राकृतिक रबर में बार बार आने वाला यूनिट आइसोप्रीन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 109 का आंसर हो जाएगा
नायलॉन 6 एलोमीटर का एक उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण सामान्यतः किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिरोधी, एंटीपायरेटिक या प्रतिजैविक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 का आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी। 110 का आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी क्या है? डिटॉल क्लाइरोजोलिन एक टर्पिनॉल का मिश्रण है जो कि बहुत ही प्रचलित प्रतिरोधी है। डिटॉल प्रमुख एंटीसेप्टिक होता है, प्रतिजैविक जीवाणुओं को क्या करता है? मारता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? मोर, बत्तख, एमू या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एमू। एमू जो है वो उड़ नहीं सकता। एमू पक्षी उड़ नहीं सकता और पक्षियों की हड्डियाँ छिद्रयुक्त एवं वायु से क्या होता है? भरा होता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। और संसार का सबसे बड़ा और छोटा पक्षी क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग हो गया सबसे बड़ा, और हमिंग बर्ड हो गया सबसे छोटा पंछी जो संसार का बताया जा रहा है। सबसे बड़ा अंडा किसका है? तो शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 112, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये पाचन में सहायक होते हैं, ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, या इनमें से एक से अधिक ही होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 112 का हो जाएगा, ये पाचन में क्या होते हैं? ये पाचन में सहायक होते हैं। ये पाचन में सहायक होते हैं। ये पाचन में सहायक होते हैं। ये जो है सही नहीं है। रुधिर संचरण यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है आपको वही बताना है। तो ओ जो है ना किसी को नहीं दे सकता है, ये गलत है। ये गलत है। ओ तो सबको दे सकता है पर लेता किसी से नहीं है, इसीलिए ओ है जो किसी को नहीं दे सकता, ये गलत है। आपका आंसर यही हो जाएगा। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में होगा? तो रैखिक ग्राफ या द्विरेखीय वक्र या गैर रेखीय वक्र या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 114 का हो जाएगा रैखिक ग्राफ। रैखिक ग्राफ। नेक्स्ट है 115, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब सघन माध्यम में प्रकाश की गति ये होता है तो क्या होता है उसमें? तो आपतन कोण होगा, या अपवर्तक सूचकांक होगा, या परिक्षेपण सूचकांक होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो 115 का हो जाएगा बी, अपवर्तक सूचकांक। नेक्स्ट है, जब दो जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ए बी, या ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग, या ए बी तथा ए बी रुधिर वर्ग, ए तथा बी रुधिर वर्ग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 116 का हो जाएगा आंसर बी, ए बी तथा ए बी रुधिर वर्ग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो जनक का जो रुधिर वर्ग है ना वो ए बी का है। तो बच्चा में या तो ए जाएगा, या तो बी जाएगा, या फिर ए बी जाएगा, वो नहीं जाएगा, इसलिए आंसर बी। नेक्स्ट है, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? इसमें कौन सा कवक है जो खाया जाता है? तो एक है एमानिटका मस्केरिया, या स्क्लेरोडर्मा निटिडम, या मोरकेला एक्यूलेंटा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 117 का हो जाएगा आंसर मार्केला एस्क्यूलेंटा। इसको जो है ना वो खाया जाता है। इस कवक को क्या कहा जाता है? खाया जाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है तो क्योंकि मेरे यहाँ जो डॉगी है वो, मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरा डॉगी है जो आवाज़ कर रहा है। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती है? ताप पर, विलय की प्रकृति पर, दाब पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा दाब पर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दाब पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 118 के बाद 119।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिरोधी औषध खाई जा सकती है। कुछ विसंक्रमियों के तनु विलयन प्रतिरोधी के समान उपयोग किए जा सकते हैं। यह विसंक्रामी प्रतिसूक्ष्म जैविक औषध होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिरोधी जो औषध है ना वो खाई जा सकती है। प्रतिरोधी औषधियों को जीवित ऊतकों पर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे घाव, चोट एवं रोगी त्वचा की सतह पर। डिटॉल एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोधी है। डिटॉल ऑर्थोक्लोरोजैलिनोन का बना होता है, ठीक है, जो उसका दर्द निवारक भी ये होता है, इसलिए प्रतिरोधी औषध खाई जा सकती है। लेकिन डिटॉल को हम लोग खाएंगे नहीं, लेकिन उसका यूज हम लोग ज़रूर करेंगे। घाव, चोटों और रोगी का त्वचा को भरने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि गलत है। गलत, सत्य नहीं है यानी कि गलत हो गया। तो 120 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। प्राकृतिक रबड़ के प्रत्येक दियाबंध पर ट्रांसविन्यास होते हैं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है। ब्यूनाइस, ब्यूटाडाइन तथा स्टायरेडिन एक सबहुलक है। बलवनीकरण में विभिन्न श्रृंखलाओं के मध्य सल्फर सेतुओं के बनने में रबर कठोर तथा मजबूत हो जाती है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? एक्वेनिल या ट्राइसाइक्लिन या फिर क्लोरोफिनेनिमिन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसमें? 121 का आंसर हो जाएगा इक्वेनिल। इक्वेनिल क्या हो जाएगा आंसर? इक्वेनिल। इक्वेनिल है जो प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है। और इक्वेनिल जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? दवा है, जिसका उपयोग अवसाद होता है यानी कि डिप्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन के निदान में उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? तो पोरिफेरा, इकाइनोडर्मेटा या मोलास्का, या फिर एक से अधिक हो जाएगा या कोई नहीं होगा। तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा जो है वो प्राणी समुद्र में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का सबसे बड़ा जो फाइलम है ना वो इकाइनोडर्मेटा है। ये प्रायः लवणीय जल में तथा अधिकतर तली में घूमने वाले त्रिकोरिक जंतु है। त्रिकोरिक। नेक्स्ट है, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को निम्न में क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आइराइटिस, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 123 का? 123 का आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता है जिसमें से श्लेष्मा झिल्ली में सूजन जो होता है उसी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और हेपेटाइटिस है जो विषाणु जनित रोग है और यकृत की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। और आयराइटिस है जो आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। ये जो आयराइटिस है ना, आयराइटिस है जो आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? यकृत में, अग्नाशय में या महाधमनी में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में सबसे ज़्यादा जो रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? महाधमनी में। महाधमनी में सबसे ज़्यादा एकदम तेज, क्योंकि यहाँ पे मोटी नस होती है और महाधमनी में ही सबसे ज़्यादा रक्त का प्रवाह होता है। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसा द्रव होता है जो निम्न में किसमें मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच, या वसाओं और ऊतकों के बीच, या तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो 125 का आंसर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच क्या होता है? साइटोप्लाज्म है जो द्रव जैसा भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील्स बोर। जो नील बोर हैं, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। यह समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व कहा जाता है। यह वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है तो उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। यह एक से अधिक हो जाएगा या कोई नहीं होगा इसमें से। तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, कि वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 71 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइड श्रृंखला। आंसर हो जाएगा सी। पुरुषों के वृषणकोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, या शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। या एक से अधिक हो जाएगा या कोई नहीं होगा। तो 127 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुक्राणु को जो है नर युग्मक कहते हैं और जर्म कोशिकाओं में म्योसिस विभाजन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है।
इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। शुक्राशय है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है 128। 128 का है क्वेश्चन, माध्यमों यानी 1, 2 और 3 के अवर्तनांक क्रमशः कितने हैं? 1.31 और 1.38 प्लस 1.44 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2 और V3 है तो उनके बीच निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी संबंध दिए हुए हैं सारे गलत हैं, ये कोई भी नहीं होगा और इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पैतृकता जब सिद्ध किया जाता है तो उसके लिए कौन सा ज़्यादा सहायक होता है? जीन थेरेपी या जीन क्लोनिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जीन पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए और अंगुली छाप का सहायक होता है। डीएनए और किसका? अंगुली छाप का, जो इसमें नहीं है दिया हुआ, इसलिए इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? सोडियम स्टीरिएट से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो होता है ना, वो संश्लिष्ट अपमार्जक के रूप में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म है जो एक प्रकार का भोजन दूषण है जो जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिक स्रावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है, या मनुष्य में परजीवी विषाणु द्वारा जनित रोग है या विभिन्न जीवों का रोग है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म जो है वो एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजनस टॉक्सिक स्रावित करता है और जिससे क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। काफ़ी खतरनाक है, तो ये आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा कि बोटुलिज्म है जो एक भोजन दूषण है जो पॉइजनस टॉक्सिक स्रावित करता है। नेक्स्ट है, दो प्रतिरोध ए जिसका जो दिया हुआ है 10 ओम, बी है जो 20 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 वाट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या होती है? तो 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 0.6 ए 0.3 ए हो जाएगा 132 का आंसर। इसमें हम लोग पहले है जो ये 1/r का फॉर्मूला हम लोग बिठा देंगे पहले। तो 1/10 प्लस 1/20 जब आप इसको करेंगे तो आंसर हो जाएगा 20/30। और उसके बाद है जिसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो I बराबर क्या होगा? तो V/R। इसको जब कर लीजिएगा तो आंसर आएगा इसका 9/10। जब 9/10 आ जाता है तो उसके बाद 1 मिनट बता रही हूँ। तो उसके बाद आप इसका विद्युत धारा जब निकालेंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाता है। और उसी तरह फिर I2 का जब निकालेंगे विद्युत धारा तो 0.3 एम्पियर आ जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क रहा। आई होप आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें है जो गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए तंत्र मौजूद होते हैं। यह बहुत मोटी होती है, समानता शरीर के अंदर स्थित होती है और उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या कोई नहीं होगा। तो जंतुओं में श्वसन का है जो मुख्य विशेषता क्या होगा? जो गलत है, तो गलत में हो जाएगा यह बहुत मोटा होता है। ये क्या तरीका है? ये बहुत मोटा होता है, ये तो कुछ आता जाता ही नहीं, ये गलत होगा, इसलिए इसका आंसर भी बी होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर यौगिक दिया गया है और यहाँ पे नाम दिया गया है। मैं इसको थोड़ा स्मॉल में कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये क्वेश्चन। तो नीचे तो है डी वाला के उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। तो अब इसका आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए C6H6 के सामने दे दिया है एथेन, ठीक है।
उसके बाद दिया है बी में H2C डबल बॉन्ड CH2 दे दिया है बेंजीन। उसके बाद CH3CH को दे दिया एल्डिहाइड, CH3CO CH3 को एथिलीन दे दिया और CH3CH3 को दे दिया एसीटोन। तो 134 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को हम लोग मिलाइए, देखिए फर्स्ट का है जो बी दे रहा है तो C6H6 तो बेंजीन हो जाएगा। उसके बाद H2C CH2 का हो जाएगा एथिलीन, CH3CHO CH3CHO का हो जाएगा एस्टल्डिहाइड और उसके बाद हो जाएगा CH3CO CH3 का हो जाएगा एसीटोन, CH3CH3 का हो जाएगा एथेन। तो आप लोग इस तरह मैच इसको कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 135। निम्न में किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? तो कुर्सी क्षण चुंबक का एक सुथरे कुंडली की ओर गतिमान होने पर या कुर्सी कुंडली के सुथरे क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल में समान दिशा में गतिमान होने पर, या फिर कुंडली और क्षण का समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर। दोस्तों ये बुक में भी इसी तरह दिया हुआ था, कुछ क्लियर अच्छा से दिख नहीं रहा था, तो ये पहले से ही ऐसा प्रिंट किया हुआ है, इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ के आपको बता दी। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 135 का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ए में आता है 3, यानी कि कुंडली और क्षण जो चुंबक है वो दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर आंसर ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है नर में परिवार नियोजन हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो बेसेक्टोमी होगा या ट्यूबेक्टोमी होगा या कॉपर्टी होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा बेसेक्टोमी। नर में जब होता है ना तो उसको बेसेक्टोमी बोलते हैं। नर में जब परिवार नियोजन होगा तो उसको बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी हो जाता है महिलाओं में। इसका आंसर हो जाएगा बेसेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रासेप्टिव महिला का परिवार नियोजन में का एक प्रणाली है। और पुरुष सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और महिला सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है निम्न रेडियोधर्मी छाया में उत्सर्जित अल्फा एवं बीटा के कणों के संख्या क्रमशः क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का संख्या दिया हुआ है 90 और 200 और इधर 80 और 168। तो 137 का आंसर हो जाएगा सी 8 व 6। नेक्स्ट है कौन सा लक्षण लिंग संलग्न होता है? लिंग संलग्न यानी कि सेक्स इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं। लिंग संलग्न रोग जो है वो लाल हरी वर्णधता एवं हीमोफीलिया है। लाल हरे रंग की दृष्टि वर्णधता में बाधित हो जाता है और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का ए लाल हरी वर्णधता एवं हीमोफीलिया। परितंत्र का गतिक हृदय कौन कहलाता है? परितंत्र का गतिक हृदय कौन कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 139 का ई उपयुक्त में से कोई नहीं। परितंत्र का जो गतिक हृदय है वो क्या कहला, इसमें से कुछ दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा या मेटाफेज होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो सूत्री विभाजन में हो जाएगा मेटाफेज। इससे आप याद रख सकते हैं इंग्लिश से, यानी कि माइटोसिस का एम मेटाफेज और मेटाफेज। माइटोसिस एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, मीटोसिस मेटाफेज एम। जिसमें सेल का गुणसूत्र जो है ना वो मध्य रेखा पे आ जाता है, एकदम बीचों बीच में आ जाता है। नेक्स्ट है एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कुंडली में तार के क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं, तब निम्न में से कौन सा सत्य है? तो 141 का आंसर हो जाएगा बी N2 है जो बड़ा होगा N1 से। नेक्स्ट है वेलोसिटी दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ समय दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, कि किसी कण के उपरोक्त गति समय ग्राफ में प्रथम 6 सेकंड यानी 6 सेकंड जो गया ऊपर में चली गई दूरी क्या होगी?
तो चली गई दूरी इसमें बताया, इनमें से कोई होगा ही नहीं, इसका कोई आंसर इसमें दिया ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर आता है 30 मीटर। दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको बिठाते हैं तो बन जाएगा ये 1/2 6 इंटू 10 यानी इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। जो इसमें आंसर नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 142। उसके बाद आ गया 143। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है और जो उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या किया गया, उसको रखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार का क्रमशः सही वर्णन करता है। तो 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और समान आकार का, वास्तविक उल्टा और समान आकार का ही बनेगा, क्योंकि एक प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रम से क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट है MnO2 + 4HCl जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, MnCl2 + 2H2O + Cl2 अभिक्रिया में क्या होगा जब ये पूरी तरह से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, 144 का आंसर हो जाएगा। MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। नेक्स्ट है RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है। तो RNA में है जो DNA के उपस्थित में थाइमीन के स्थान पे क्या होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो भी ऑप्शन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि RNA की संरचना में DNA की उपस्थिति में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यूरेसिल होता है इसके स्थान पे, इसलिए इसका आंसर यूरेसिल हो जाएगा। नहीं देने के कारण इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है। तो पारा जो है एक धातु है, या जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, या कांच के साथ पारे का संजन की अपेक्षा जल का संजन अधिक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 146 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 146 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कांच के साथ जो पारे का असंजन है, असंजन की अपेक्षा क्या होगा, जल का संजन अधिक है, इसीलिए वो ज़्यादा फैल जाता है। नेक्स्ट है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का क्या कारण है। ओरल यानी कि लग रहा है कि ये कुछ मुंह का ही है वो बीमारी। तो तंबाकू, धूम्रपान, या मदिरा पान, या तंबाकू युक्त गुटखा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 147 का हो जाएगा तंबाकू युक्त गुटखा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया था, लगता है 9-10 में। तंबाकू युक्त इस बार नहीं आया था, ये जब 3.0 जो कैंसिल हुआ था, जो पहला वाला जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आया था तंबाकू युक्त गुटखा। नेक्स्ट है रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, HG के mm में, या भाग प्रति मिलियन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 148 का आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त का ग्लूकोज का स्तर मापा जाता है। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है, सेरेब्रम में, कि मेडुला ओब्लांगटा में, कि ब्रेन फेविटी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सेरेब्रम में, क्योंकि सेरेब्रम है जो बुद्धि, विवेक, ज्ञान का केंद्र बिंदु है, और सेरेब्रम में ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण व समन्वय होता है। सेरेबेलम है जो शरीर का संतुलन बनाता है, और मनुष्य का मस्तिष्क जो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। उसके बाद मस्तिष्क के आवरण के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, तो ड्यूरामीटर बोलते हैं। मध्य परत को एर्कियॉइड बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले परत को क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मानव का मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाया जाता है, तो सेरेब्रम में पाया जाता है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच
कौन सा तरल भरा रहता है? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, या पल्मोनरी द्रव भरा रहता है, या लसिका द्रव होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल, जो इसी के नाम से मिलता जुलता है, पेरिकार्डियल द्रव। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट आपको है जो नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं सामान्य ज्ञान और लैंग्वेज करवा दूँगी। तो आप लोग इसी टाइम बने रहिएगा वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।